हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एंटनी जेवियर से, जो कि एर्नाकुलम के कैलेडी पुलिस स्टेशन में से आया है। उसका एक बेटा है फिलिप, जिसके साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए वो दोनों अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक डॉक्टर के पास काउंसलिंग ले रहे हैं। डॉक्टर के साथ एंटनी की बातचीत से हमें पता चलता है कि पास में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से फिलिप एंटनी से नफरत करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटनी के पास एक नया केस आया है, जिसमें एक कॉलेज गर्ल दीप्ति अपनी फ्रेंड आयरीन और अपनी मदर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची है। दीप्ति एक राजीव नाम के लड़के पर उसको मॉलेस्ट करने के लिए कंप्लेंट फाइल करने के लिए आई होती है, लेकिन एंटनी उसे बताता है कि उसने इस केस की पूरी छानबीन की है और उसके कॉलेज के फ्रेंड से उसे ये पता चला है कि दीप्ति और राजीव एक दूसरे से 2 सालों से प्यार करते हैं, इसलिए दीप्ति उसके साथ गई थी। तो इस पर दीप्ति उसे कहती है कि हाँ, ये सच है कि राजीव ने उसे प्रपोज़ किया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया था। उसके बाद से राजीव उसका पीछा करता रहता था। यहाँ पर एंटनी की बातों से हमें साफ पता चलता है कि वह राजीव को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राजीव एक बड़े बाप की औलाद है। वो दीप्ति का केस भी रजिस्टर नहीं करता और दीप्ति को वो उसकी माँ के सामने गलत ठहरा देता है। पुलिस स्टेशन से निकलते ही दीप्ति की माँ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। दीप्ति के बार बार कहने पर भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी माँ उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए दीप्ति अब ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। आयरीन भी इस हादसे को होते हुए देख लेती है और वो दीप्ति को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक वो जा चुकी थी। अगर आयरीन की बात करें तो वो पढ़ाई करने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, इसलिए वो दीप्ति को न्याय दिलाने के लिए उसका साथ दे रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि एंटनी फिलिप के साथ एक जगह बैठकर अपने संबंधों के सुधारने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ आयरीन दीप्ति के खून से सना हुआ दुपट्टा लेकर पहुँच जाती है और एंटनी को धमकाती है कि वो इसके खून का बदला उससे ज़रूर लेगी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है आयरीन के पिता सैमुअल जोसेफ पर, जो कि कंप्यूटर टेक्नीशियन की एक छोटी सी शॉप चलाते हैं। आज वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी आयरीन आज घर आने वाली है कुछ दिनों के लिए। आगे हम देखते हैं कि आयरीन अपने पिता सैमुअल और माँ थेरेसा के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताती है और देखते ही देखते उसके वापस शहर जाने का समय आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम एंटनी को देखते हैं, जो कि अपने बेटे फिलिप को ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है जहां फिलिप राजीव के साथ ड्रग्स ले रहा था। एंटनी राजीव और फिलिप दोनों को मारता है। राजीव तो भाग जाता है, लेकिन फिलिप को वो पकड़ लेता है और उसे बार बार कहता है कि वो राजीव से दूर रहे, लेकिन फिलिप भी एंटनी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे हम सैमुअल को देखते हैं कि जो अपनी बेटी आयरीन को बार बार कॉल कर रहा है। आयरीन का फ़ोन पिछली रात से ही नहीं लग रहा है, इसलिए वो उसकी दोस्त वीना को फ़ोन करता है ताकि वो उसके फ्लैट पर जाके देखे। वीना उसके फ्लैट पर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए अब सैमुअल जल्दी से वहाँ पहुँचता है और वीना के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में आयरीन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है। सैमुअल एंटनी को बताता है कि आयरीन से उसकी बात कल रात को ही थी, जब वो ग्रोसरी लेकर वापस अपने फ्लैट जा रही थी। आयरीन एक जगह गाड़ी खड़ी करके सैमुअल से बात कर रही थी कि तभी उसकी गाड़ी का दरवाज़ा कोई खटखटाता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि वो दरवाज़ा किसने खटखटाया था। बस उसके बाद उससे उसकी कोई बात नहीं हुई। सैमुअल एंटनी को बताता है कि एसआई देवन ने 1-2 बार उसकी बेटी आयरीन को फ़ोन किया था और वो साथ में बताता है कि आयरीन ने दीप्ति के केस के बारे में भी उसे बताया था, जिसके मुख्य आरोपी राजीव ने उसको धमकी भी दी थी, क्योंकि दीप्ति उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वो उसे न्याय दिलाना चाहती थी। इसलिए एंटनी अब राजीव के बारे में उनसे पूछता है, लेकिन सैमुअल बताता है कि वो राजीव को नहीं जानता और वीना से पूछने पर वो भी उसको नहीं जानती ऐसा कहती है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद सीधे सैमुअल एसआई देवन से मिलने के लिए उनके घर पहुंचता है। देवन सैमुअल को बताता है कि आयरीन ने सीआई एंटनी के खिलाफ केस किया है। तो ये सुनकर एंटनी को शॉक लगता है, क्योंकि जब वो पुलिस स्टेशन में आयरीन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए गया था तो एंटनी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो आयरीन को जानता ही नहीं है। तो अब देवन बताता है कि एंटनी ऐसा ही है और उसे डीवाईएसपी शिवन प्रोटेक्ट करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है और राजीव के पिता स्ट्रोक की वजह से अब बिस्तर पर हैं, इसलिए आयरीन के लिए इन्वेस्टिगेशन करना आसान हो गया था। और दीप्ति केस की नेक्स्ट हियरिंग में अगर आयरीन गवाही नहीं देती है तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा एंटनी को ही होगा। आगे हम एंटनी को उसकी पुलिस टीम के साथ उस ग्रोसरी स्टोर पर देखते हैं जहां पर आयरीन लास्ट नाइट मिसिंग होने से पहले गई थी। वहां सीसीटीवी चेक करने के बाद वो देखते हैं कि आयरीन के फ्लैट को वहां से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ते पर एंटनी अपनी टीम को भेज देता है और दूसरे रास्ते पर वो अकेला जाता है। वहीं वो रास्ते में एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने के लिए रुकता है और यहीं हमें लास्ट नाइट की फ्लैशबैक दिखाई जाती है। और अब हम देखते हैं कि आयरीन का दरवाज़ा खटखटाने वाला और कोई नहीं बल्कि एंटनी खुद था, लेकिन वो ड्रंक था इसलिए आयरीन उससे बात नहीं करती और वहाँ से चुपचाप अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है और वो भी अपनी पुलिस की गाड़ी में उसका पीछा करने लगता है। ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका था, तो ये फुटेज डिलीट कर देता है और सीसीटीवी इंचार्ज को किसी को भी कुछ भी बताने से मना करता है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एंटनी ने ही आयरीन के साथ कुछ किया हो? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मीनवाइल हम देखते हैं कि वीना पुलिस स्टेशन से निकलते ही राजीव के फ्लैट पहुंचती है
वहाँ पर वो नशे से धुत पड़ा हुआ था। उसके जागते ही वीना आयरीन के बारे में पूछने लगती है कि लास्ट नाइट उसने आयरीन को देखा कि नहीं देखा। लेकिन राजीव वीना को उसके काम में टांग अड़ाने के लिए मना करता है और गुस्से में अपने फ्लैट से बाहर निकाल देता है। और वीना सीधे ही यहाँ से पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ वो बताती है कि राजीव उसका चचेरा भाई है। उसने पहले पुलिस को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो डर गई थी। वो बताती है कि आयरीन को भी राजीव के बारे में नहीं पता है, क्योंकि आयरीन के साथ जान पहचान होने के बाद ही उसे आयरीन और राजीव के बारे में पता चला, इसलिए उसको राजीव के बारे में उसे बताने की हिचकिचाहट हुई। आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को एक पास के ही जंगल में आयरीन का शव बरामद होता है, जिसे कुत्तों ने नोच डाला था और बारिश की वजह से सारे सबूत मिट चुके थे। बॉडी की पोस्टमार्टम से पता चलता है कि आयरीन को मारने से पहले उसकी जीभ और उंगलियां काट दी गई थी और उसके सारे अंग निकाल लिए गए थे और उसके चेहरे पर बार बार किसी खुरदरी चीज से प्रहार करने की वजह से उसकी मौत हुई है। आयरीन की मौत के बाद सैमुअल की पिटीशन के कारण एंटनी को इस केस से हटा दिया जाता है और नए ऑफिसर फिरोज़ को ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है। फिरोज़ को पता चलता है कि आयरीन के मर्डर स्पॉट पर कुत्तों और बारिश की वजह से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है और साथ ही उन्हें आयरीन के पिता सैमुअल से थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। उसे पता चलता है कि सैमुअल ऑर्फनेज में पला बड़ा है और उसका आईक्यू बाकी बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा था, इसलिए नन्स ने उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवाई। उसके बाद उसने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी शुरू की। जब कंपनी थोड़ी बड़ी हुई तो उनमें से ही एक दोस्त ने गवर्नमेंट साइट्स हैक करके डाटा अपने नक्सली दोस्तों को दे दिया, लेकिन इसमें सैम का कोई हाथ नहीं था। इस वजह से उनकी कंपनी डूब गई और उसका केस आज तक चल रहा है, जिसकी वजह से सैमुअल का पूरा कैरियर और प्रोफेशन ख़त्म हो गया और अब उसकी बेटी मर गई। तो अब वो कैसा रिएक्ट करेगा ये कुछ कह नहीं सकते। आगे स्टोरी में हम देखते हैं कि आयरीन मर्डर केस हर न्यूज़ चैनल पर कवर किया जा रहा है और इस हत्या को लेकर एंटनी पर शक जताया जा रहा है। वहीं हम दूसरी ओर फिरोज़ को देखते हैं, जो कि इस केस को बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन उसके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगता। यहाँ तक कि अभी तक उन्हें राजीव के बारे में भी पता नहीं चलता। उसे ऐसा लगता है कि शायद राजीव को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी बीच हम एंटनी को देखते हैं, जो कि एक जगह और अपने और राजीव के बीच कनेक्शन का सबूत मिटा रहा है। इस दौरान हमें हर दिन सैमुअल सुडोकू फिल करते हुए ही दिखाया जाता है। आगे राजीव का नंबर एक्टिव होता है और वह सबसे पहले एंटनी को मैसेज करता है। एंटनी जब कॉल करता है तो राजीव की माँ फ़ोन उठाती है और एंटनी के नाम से उसके घर पर आए पार्सल के बारे में उसको बताती है। एंटनी सीधे उसके घर पहुंचता है और वो जब पार्सल ओपन करके देखता है तो उसमें राजीव का फ़ोन था सिक्योर्ड विद पासवर्ड। राजीव के फ़ोन का वॉलपेपर और एंटनी के फ़ोन का वॉलपेपर दोनों सेम थे, इसलिए एंटनी अंदाजे से अपने फ़ोन का पासवर्ड उसमें डालता है, जिससे कि राजीव का फ़ोन ओपन हो जाता है। उसमें सैमुअल द्वारा रिकॉर्ड की गई एक वीडियो थी। उसने राजीव को किडनैप करके रखा हुआ था और उस पर वो भूखे कुत्ते छोड़ देता है। अब तक फिरोज़ भी वहाँ पहुँच चुका था और वो भी ये वीडियो देख लेता है। वीडियो में सैमुअल एंटनी को पॉइंट करते हुए कहता है कि वो उसकी बेटी की मौत का दूसरा जिम्मेदार है और वो इसका बदला उससे ज़रूर लेगा। इस वीडियो के बाद एंटनी से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है, लेकिन एंटनी कन्फेस नहीं करता। वो कहता है कि वो राजीव को भी नहीं जानता और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और केवल सैमुअल के कहने पर वो दोषी नहीं हो जाता। आगे मूवी में हम देखते हैं कि कोई अननोन पर्सन एक न्यूज़ चैनल में फ़ोन करके बताता है कि आयरीन केस का मुख्य आरोपी आज कैलेडी पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने वाला है, इसलिए उस चैनल की मीडिया स्टेशन में इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। एंटनी द्वारा फ़ोन करने पर वो नंबर नहीं लगता, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद ये फ्रॉड कॉल है, लेकिन फिर भी वो उस नंबर को ट्रेस करने के लिए भिजवा देता है। देखते ही देखते पुलिस स्टेशन के बाहर और भी न्यूज़ चैनल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में सैमुअल की एंट्री होती है। सैमुअल पुलिस स्टेशन में एंटनी को बताता है कि मरने से पहले राजीव ने उसे बताया था कि उसकी बेटी आयरीन की मौत का दूसरा जिम्मेदार एंटनी है और अगर वो अपना गुनाह मीडिया के सामने कबूल कर लेता है तो वो सब कुछ यहीं रोक देगा, नहीं तो आगे जो भी होता है उसका जिम्मेदार एंटनी होगा। अब इस पर एंटनी कहता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो उसे मीडिया के सामने कुछ कबूल करना पड़े। अब सैमुअल एंटनी से एक फ़ोन करने के लिए उसका फ़ोन मांगता है। सैमुअल एंटनी को लास्ट डायल किया हुआ नंबर जो न्यूज़ चैनल वालों ने दिया था उसको याद रखने के लिए कहता है और एक और नंबर पर कॉल करता है। ये एंटनी का बेटा फिलिप था, जो किसी बक्से में बंद था, घबराया हुआ सा, जिसे सैमुअल ने ज़िंदा दफना दिया है। अपने बेटे के बारे में पता लगने पर अब एंटनी पैनिक हो जाता है और सैमुअल को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सैमुअल पहले से ही जहर खाकर आया है और उसके पास हार्डली 5 मिनट बचे हैं। अब एंटनी अपनी गुस्से को शांत करके पोलाइटली सैमुअल से फिलिप के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि वो राजीव को भी नहीं जानता है और उसने आयरीन को भी नहीं मारा है। तभी उनके पीछे लगे टीवी पर एक न्यूज़ टेलीकास्ट होती है जिसमें एंटनी द्वारा डिलीट की गई दोनों वीडियोज़ की फुटेजेस दिखाई जा रही थी। एक वीडियो में जब वो आयरीन की मर्डर वाली रात उसका पीछा कर रहा था तब, और एक वीडियो में आयरीन के मर्डर के एक दिन पहले
जब वो बार में राजीव से बात कर रहा था। अब इसके बाद एंटनी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो सैमुअल से बस इतना कहता है कि वो बदला लेना चाहता है तो उससे ले, वो उनके बीच उसके बेटे फिलिप को लेकर ना आए। तब सैमुअल कहता है कि जब उसकी बेटी मरी थी तो उसके दिल पर क्या बीती थी इसका दर्द वो नहीं जान सकता। अब जब उसका बेटा खुद तड़प तड़प कर उसकी आंखों के सामने मरेगा तब उसको एहसास होगा। अब एंटनी मीडिया में सब कुछ कबूल करने के लिए मान जाता है, लेकिन तब तक सैमुअल जा चुका था। इस इंसिडेंट के बाद एंटनी उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब उसका बेटा फिलिप पैदा हुआ था, और अब वो अपनी सारी टीम को अपने बेटे फिलिप को बचाने में उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। उसकी टीम भी उसको बचाने के लिए रेडी हो जाती है। वो सैम की बॉडी को मीडिया से छुपाते हुए पिछले दरवाजे से हॉस्पिटल भेज देते हैं। दूसरी ओर फिरोज़ को भी सैमुअल के पुलिस स्टेशन पहुंचने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो एंटनी को फ़ोन करके सैमुअल से किसी भी तरह की पूछताछ करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो खुद आकर उससे पूछताछ करेगा। अब एंटनी भी उसे सैमुअल के मरने की खबर नहीं देता है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने बेटे फिलिप को ढूंढना चाहता था। इसीलिए वो अपनी टीम को भी अगले 1 घंटे तक किसी को भी कुछ बताने से मना करता है। अब एंटनी फिलिप को फ़ोन करके उसकी लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिप बताता है कि ये बहुत ही पुरानी मॉडल का फ़ोन है और इसमें नेट भी नहीं चलता और ना इसमें लोकेशन पता लगाई जा सकती है, और उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। अब एंटनी को याद आता है कि सैमुअल ने उससे कहा था कि फिलिप के पास से उसे स्टेशन पहुंचने में 15 मिनट लगे हैं। इसलिए वो अपनी सारी टीम को बुलाकर एवरेज स्पीड से स्टेशन के 15 मिनट के दायरे में जो भी जगहें आती हैं उन सभी को चेक करने के लिए कहता है, और खुद वो सैमुअल की प्रोफाइल को डीपली देखता है। उसकी टीममेट विद्या उसे बताती है कि जो नंबर अभी फिलिप के पास है वो अहमद मुस्तफ़ा नाम के आदमी पर रजिस्टर्ड है, जो कि अलवर का रहने वाला है। थोड़ी ही देर में उसे एक क्लू मिलता है और वो अलवर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके एक केस नंबर की डिटेल निकालने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर सारी डिटेल निकालकर एंटनी को वापस फ़ोन करता है और उसे बताता है कि ये 2001 का केस है। विक्टिम का नाम प्रिया था, जिसको उसी के कॉलेज में रेप करके मार दिया गया, और आरोपी उसी के कॉलेज का प्रोफेसर अहमद मुस्तफ़ा था, और इसके लिए उसे 20 साल की सज़ा भी हुई थी। ये सुनकर एंटनी को थोड़ा शॉक लगता है और वो इंस्पेक्टर को मुस्तफ़ा के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, और प्रिया से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी हो तो उसकी डिटेल निकालने के लिए कहता है। अब इसके बाद जोनी, एंटनी का टीममेट, एंटनी से पूछता है कि वो इतने पुराने केस को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो अब एंटनी बताता है कि जो नंबर अभी फिलिप के पास है उसके आखिरी के 5 अंक और इस केस का नंबर बिल्कुल सेम है, और साथ में इस केस के आरोपी का नाम और सिम कनेक्शन लेने वाले का नाम भी सेम है। एंटनी यहाँ एक और शॉकिंग बात बताता है कि अलवर पुलिस स्टेशन में एसआई के तौर पर ये उसका सबसे पहला केस था, और ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। एंटनी को अलवर पुलिस स्टेशन से दोबारा कॉल आती है और इंस्पेक्टर से बताता है कि प्रिया की केवल 1 माह ही थी और केस का फैसला आने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई, और अहमद मुस्तफ़ा अनाथ था जिसने अपनी सज़ा पूरी होने के बाद आत्महत्या कर ली। और साथ में वो ये बताता है कि मुस्तफ़ा के बारे में पूछताछ करते वक्त उसे पता चला कि उस केस का आरोपी वो नहीं था, बल्कि उस समय अलवर की एक एमएलए इंदिरा के बेटे सूरज ने वो मर्डर किया था। अब एंटनी कहता है कि उसको इस बारे में पहले से ही पता है, और वो फ़ोन कट करने लगता है कि तभी इंस्पेक्टर उसे बताता है कि इंदिरा का किडनैप हो चुका है और लिबर्टी होटल के वो 403 रूम नंबर में है, और ये सब इंदिरा की बेटी ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बताया, और जिस नंबर से उसको मैसेज आया था वो एंटनी का है। मीनवाइल एंटनी को साइबर सेल से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि फ़िलिप की लोकेशन ट्रैक नहीं की जा रही है। उसकी लोकेशन हर 10 सेकेंड्स में चेंज हो जाती है। नो डाउट इसे सैम ने इनक्रिप्ट किया था, इसलिए उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट था। इसलिए वो एंटनी को फ़िलिप को कॉल करके कॉल को लंबा खींचने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बार फ़िलिप का फ़ोन बैटरी लो होने की वजह से स्विच ऑफ हो चुका था। अब एंटनी को फ़िलिप को ढूंढने के सारे रास्ते बंद होते हुए नज़र आते हैं कि तभी टीवी पर एक न्यूज़ टेलीकास्ट होती है। ये किडनैप्ड इंदिरा का कन्फेशन था। वो बताती है कि प्रिया मर्डर केस में मुख्य आरोपी उसका बेटा सूरज था, लेकिन उस समय उसने एमएलए होने का फ़ायदा उठाया और उसने बड़े बड़े अधिकारियों को पैसे दिए और एसआई एंटनी को भी पैसे देकर बेगुनाह अहमद मुस्तफ़ा को जेल भिजवाया। एंटनी ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाता है, और उसकी एक फ्लैशबैक हमें दिखाई जाती है कि जब एंटनी की वाइफ मैरी को पता चला था कि उसने पैसे लेकर एक बेगुनाह को जेल भेजा है, तो वो उस समय उस पर बहुत गुस्सा हुई थी। वो उस समय प्रेग्नेंट थी और वो हॉस्पिटल जाते जाते भी उसे यही कहती रही कि उस लड़की को न्याय ज़रूर दिलवाना, वरना तुम एक अच्छे बाप कभी नहीं बनोगे। मैरी की डिलीवरी के समय एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से मौत हो जाती है। इसके बाद से एंटनी फ़िलिप को उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता था और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता। इस फ्लैशबैक के ख़त्म होते ही वेंग्योर पुलिस स्टेशन से एसआई संध्या एंटनी को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि सैमुअल जोसेफ एंटनी के नाम से कई बार उसके पुलिस स्टेशन में उससे मिलने के लिए आता था। वो साथ में बताती है कि 2 महीने पहले एलिजाबेथ नाम की लड़की का मर्डर हुआ था। उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में वो भी शामिल थी, इसलिए उस केस की डिटेल लेने के लिए वो उसके पास आता था, और उसने बताया था कि वो लिबर्टी होटल के 403 रूम नंबर में रह रहा है।
लेकिन वो बताती है कि अब उसे डाउट हो रहा है कि आयरीन मर्डर केस और एलिजाबेथ मर्डर केस दोनों इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, इसलिए उस केस की डिटेल लेने के लिए उसने अभी फ़ोन किया। एंटनी भी एलिजाबेथ केस की डिटेल मंगवाता है। उससे पता चलता है कि आयरीन की तरह एलिजाबेथ की भी जीभ कटी हुई थी। एलिजाबेथ ने मरने से पहले अपने भाई इमैनुअल को कॉल किया था। इस नंबर के एंड में 4403 आता है। तभी उसे एक बात हिट करती है कि पूर्व एमएलए इंदिरा बी लिबर्टी होटल के 4th फ्लोर पर 403 रूम नंबर में किडनैप थी और अब तक उसे वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था। इसी बीच हॉस्पिटल से सैमुअल के मरने की खबर भी मीडिया में लीक हो जाती है। अब ये सब देखकर एंटनी और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कोई सुराग ढूंढने के लिए वो अब इमैनुअल को फ़ोन करता है। इमैनुअल से बात करते हुए उसे पता चलता है कि वो लिबर्टी होटल में काम करता है और उसकी बातों से उसे ऐसे लगता है जैसे वो उसी की फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। अब एंटनी को ये सब चीज़ें इत्तेफाक नहीं लगती, इसलिए वो और ज़्यादा जानने के लिए इमैनुअल को दोबारा फ़ोन करता है, लेकिन इस बार कॉल फॉरवर्ड होकर थेरेसा के पास जाती है। थेरेसा एंटनी के फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही थी और वो उसे बताती है कि वो सैम के बताए हुए समय से बहुत पीछे है और वो उसे कहती है कि अगर वो और थोड़ा लेट होता तो ये गेम कभी पूरी नहीं हो पाती। वो उसे बताती है कि सैम ने उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ली है, उसकी एसआई बनने के पहले केस से लेकर आयरीन के केस तक। वो सैम की हुई रिसर्च के अनुसार उसे बताती है कि सैम को पता था कि सैम का आईक्यू और एंटनी का आईक्यू बिल्कुल सेम है और वो दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, इसीलिए उसे पता था कि वो थेरेसा को फ़ोन ज़रूर करेगा। वो बताती है कि आयरीन के केस की जांच करते हुए वो एलिजाबेथ के केस तक पहुंचा और वहां से मर्डर की वजहों की जांच करते हुए वो लिटिल फ्लावर बोर्डिंग स्कूल तक जा पहुंचा था। अब यहाँ से वीडियो फुटेजेस के ज़रिए हमें दिखाया जाता है कि सैमुअल वहाँ पर किसी के पास्ट के बारे में जानने के लिए गया था। एक सबसे पुरानी सिस्टर उसे बताती है कि वो बच्चा शुरू में बहुत शरारती था और हाइपर एक्टिव था, लेकिन उसकी शरारतों की हद तब हो गई जब उसने एक लड़की के साथ बदतमीज़ी की। सिस्टर बताती है कि जब इस घटना के बाद उस बच्चे के पिता को स्कूल बुलाया गया तो उसके पिता ने उस बच्चे को सबके सामने बहुत मारा और जलील किया। उस बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि एंटनी था। थेरेसा आगे बताती है कि उसके बाद वो बच्चा एक खूंखार दरिंदा बन गया। अब एंटनी के दिमाग में डॉक्टर की कही हुई बातें हिट करती हैं जिनसे वो काउंसलिंग लेते थे। डॉक्टर ने उसे बताया था कि क्रिमिनल्स 2 तरह के होते हैं, एक तो बॉर्न क्रिमिनल होते हैं और दूसरे क्रिमिनल जो वो होते हैं जो कि आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर बनते हैं। और फिलिप को लेकर उसने कहा था कि वो दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है। एंटनी की सोच को यहाँ काटते हुए थेरेसा आगे बताती है। थेरेसा आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती है कि फिलिप एक फेमिनिस्ट लड़की एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता था और उसका फेमिनिज्म उसके अंदर छुपे हुए साइको को ट्रिगर कर देता है। एलिजाबेथ फिलिप के टाइप की लड़की नहीं थी क्योंकि उसे स्मार्ट लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसी लड़कियों से चिढ़ होती थी, इसीलिए वो उसको मार डालता है। एलिजाबेथ को मारने के बाद उसका दिमाग एक और शिकार ढूंढ रहा था और एक दिन उसे रोड पर आयरीन मिल जाती है। थेरेसा एंटनी को बताती है कि ये सब बातें राजीव ने सैमुअल को बताई थी। थेरेसा जहर खा चुकी थी क्योंकि वो आयरीन और सैमुअल के बिना नहीं जीना चाहती थी, लेकिन मरने से पहले थेरेसा एंटनी को एक क्लू के तौर पर एक नंबर लिखवा के जाती है जो कि एंटनी के खुद का नंबर था। अब एंटनी को समझ आता है कि शायद फिलिप ऐसी जगह है जो उससे जुड़ी हुई है, इसलिए अब एंटनी सारी पुलिस टीम के साथ अपने घर की तरफ जाता है। एंटनी को अपने घर के पास ही एक मिट्टी के नीचे दबाए हुए कॉफिन में राजीव मिलता है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जिसकी सांसें अभी तक चल रही थी। यानी कि उस वीडियो में सैमुअल ने राजीव को नहीं मारा था। लेकिन अभी भी प्रश्न ये था कि आखिर फिलिप कहाँ है। एंटनी अब लगातार उन सभी क्लूज के बारे में सोचता है और उसे एक बात समझ आती है और वो भागकर सेमेट्री पहुंचता है। वहां पर वो कब्र ढूंढ लेता है जिसमें फिलिप बंद है और जिसे अभी भी बचाया जा सकता है, लेकिन एंटनी ऐसा नहीं कर पाता और उसकी कब्र के बाहर बैठकर बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि अब वो समझ चुका था कि फिलिप ऐसे रास्ते पर बढ़ चुका है और ऐसा खूंखार दरिंदा बन चुका है जहाँ से उसे वापस नहीं लाया जा सकता। वहीं दूसरी ओर हमें थेरेसा और सैमुअल की ये सब प्लान करते हुए फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जिन्हें पता था कि एंटनी जब फिलिप की कब्र ढूंढ लेगा तो वो तब तक वो एलिजाबेथ और सैमुअल बन चुका होगा। उसके बाद एंटनी के हाथ में ये होगा कि वो क्या करना चाहता है। इस फ्लैशबैक के एंड होते ही हमें एंटनी को दिखाया जाता है जिसे उसकी टीममेट जॉनी की कॉल आती है, जो एंटनी से फिलिप के बारे में पूछ रहा था, लेकिन एंटनी रोते हुए उसे बताता है कि उसे फिलिप का कोई पता नहीं चला। एंड में हम देखते हैं कि एंटनी फिलिप को उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से रोते हुए चला जाता है और अगले दिन वो अपने किए हुए सारे गुनाह कबूल कर लेता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ बाय बाय, नमस्ते।